गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स को हिंदी में भी राइबोसोम्स कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहा जाता है इनको। बच्चों, राइबोसोम है क्या चीज? देखो, किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हम लोगों को एक हल्का सा ब्रीफ में पता अगर हो ना, तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ब्रोनेंजा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको जरा सा भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाँ राइबोसोम ये होते हैं या राइबोसोम की मतलब इनका काम ये होता है, तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। बाकी हम लोग बात कर रहे थे राइबोसोम्स के बारे में। मैंने ये कहा आप लोगों से कि राइबोसोम्स जितने भी होते हैं इनका काम क्या होता है। इनका बेसिक काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए कहाँ पे उपस्थित होते हैं। मान लो ये एक केंद्रक है, मतलब ये कोशिका है, ठीक है, ये केंद्रक, चलिए केंद्रक थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको हल्का सा बीच में कर देते हैं, ये हो गया केंद्रक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हमने नाम दिया था क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर एक दानेदार, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरे हाथ के ऊपर एक डॉट 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 से स्ट्रक्चर अगर मैं लगा दूं तो ये सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी सतह हो जाएगी ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, राइबोसोम नाम दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम्स बोल रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, तो जो ये राइबोसोम्स होते हैं, अब पहली बात आती है इनका काम क्या है। ये काम करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। क्लियर? चलिए, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया राइबोसोम्स का काम क्या होता है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, क्या होते हैं, डिस्कवरी किसने करी, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आती है, दे आर मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, they are membrane-less। ठीक है, ओके, membrane-less। ठीक है, ओके, अब ये मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेनलेस, अभी तक हम लोगों ने जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हम लोगों ने क्या कहते हैं केंद्रक पढ़ा, हम लोगों ने जितने भी हरित लवकों के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि उन सबके पास क्या है, उनके पास दो झिल्लियां हैं, एक तो होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन मतलब जो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। बट दीज जो ये वाले ऑर्गेनल्स हैं, दीज ऑर्गेनल्स आर बेसिकली कॉल्ड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये लगभग कुछ इस तरह से होती है, दिख रही है आपको, कुछ इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। और जो इसमें बड़ी वाली यूनिट जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, बड़ी वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज यानी कि बड़ी इकाई, और छोटी वाली को हम क्या बोलते हैं, छोटी इकाई, यानी कि इसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्लॉडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा और इसका नाम दिया कि भाई ये जो संरचना है, ये संरचना है, इसको हम लोगों ने नाम दिया माइक्रोस्कोम। ठीक है, क्लॉडे ने इनको क्या कहा, माइक्रोसोम नाम दिया। उसके बाद रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 के अंदर, 1953 के अंदर इन्होंने कहाँ पे देखा था, इन्होंने इसको देखा था प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने कहाँ देखा इसे, प्लांट सेल्स के अंदर। और प्लाडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसे कहाँ पे देखा था, एनिमल सेल्स के अंदर देखा था।
एनिमल कोशिकाओं के अंदर, यानी कि जितनी भी एनिमल सेल्स हैं वहां पे इनको देखा गया। राइबोसोम्स जो होते हैं ये ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे ऑर्गेनल्स हैं या ऐसे अंगक हैं, ये एक ऐसे अंगक हैं कोशिका के जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर भी पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो आणविक भार होता है, आणविक भार का मतलब क्या होता है, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि ये दो तरह के होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें, ठीक है, इस चीज को ऐसे भी ध्यान से समझिए कि जो प्रोकैरियोटिक, इसको हम बाद में बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर होता है ये 70s टाइप का, यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर होता है ये 80s टाइप का। ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना, ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, समझिए। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक जो होता है वो केंद्रक नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम केंद्रकाभ बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चे कहीं ये सिर ना खुजा रहे हो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को मैडम ने बताया था, हम भूल गए, है ना। फिर से बता देती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये कोशिकाएं जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो ये केंद्रक, उनके अंदर जो ये राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80s प्रकार का होता है। और इसका अगर हम बात करें आणविक भार 70s वाली, अब इन दोनों के आणविक भार जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए, आणविक भार को हम लोग नापते हैं किसके अंदर, डाल्टन के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहली चीज इसके बारे में, तो इसका होता है 70s वाले का 2.7 इंटू 10⁵ डाल्टन। ठीक है, 2.7 इंटू 10⁵ डाल्टन के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो आपके 80s जो होते हैं, 80s राइबोसोम्स जो होते हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। 80s के अंदर 4 इंटू 10⁶ डाल्टन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी 6 ही आएगा। ओके, तो आणविक भार जो होता है 80s वाले का कितना होता है, 4 इंटू 10⁶ डाल्टन, और 70s वाले का कितना होता है, 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है या आणविक भार होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये एस का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा अपन ना इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों, इस चीज को समझना, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है ये अभी बताती हूँ। पहले इसकी उपस्थिति और वितरण के बारे में बात करें कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो इसकी उपस्थिति होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं, जीव द्रव्य में उपस्थित। अब एक बात याद करो, अभी तुमको याद दिलाती हूँ। मैंने कहा था, आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। मैंने ये कहा था
कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, यानी कि अर्ध स्वायत्त शासी अंग बोलते हैं। ये कही थी ना मैंने आप लोगों को बात। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका है ना, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये एटीएस प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? एटीएस प्रकार के। लेकिन कोशिका के अंदर दो चीजें होती हैं, जिसको हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो राइबोसोम्स का टाइप होता है, यानी कि जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं 70S प्रकार की। कौन से प्रकार के? 70S प्रकार के यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब ये S का मतलब क्या होता है? बार बार से मैं ये S बोले जा रही हूँ। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है, ये एक स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सेडिमेंटेशन यूनिट कहा था। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग ने, ये इनको जो ये S है, इसको उन्होंने क्या बोला था? सेडिमेंटेशन यूनिट कहा था। अब ये सेडिमेंटेशन यूनिट क्या होता है समझिएगा। अगर हम लोग एक चीज कहें कि किसी चीज का अगर अपन स्पिन कराते हैं, घुमाते हैं, अगर कोई एक चक्कर होता है तो उसको हमने क्या बोला कि एक राउंड हो गया ये, और कितने एक मिनट में कितने राउंड होंगे, तो वो राउंड पर मिनट होता है। तो आप लोगों ने एक तकनीक पढ़ी होगी जिसको अपन ने अपकेंद्रण या फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इस तरह से गोल 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 घुमाया जाता है। ठीक है, तो जो चीज भारी होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसमें कोशिकाओं को जब इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए तो राइबोसोम्स नीचे आ जाते हैं, और इसी चीज को हम नीचे बैठना किसी चीज का क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो वो नीचे की तरफ बैठ गया। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी, क्योंकि ये कैसे हैं? ये ठोस हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर। ये कैसे हैं? ये ठोस होते हैं। और इसी वजह से अगर हम लोग बात करें, यही वजह है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन यूनिट होती है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना कि, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करती हूँ। बच्चों, ये तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया था। अब वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है? जब भी हम राइबोसोम्स पढ़ते हैं तो हम ये जरूर पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी आज के वीडियो में आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये एटीएस टाइप के हैं। एटीएस की दो यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है 60S और 40S। ठीक है, ये वाली जो यूनिट्स होती हैं ये किस में होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। ये किस में होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। ऐसे ही जो 70S टाइप होता है, इसको हम बात करते हैं कि इसकी दो यूनिट हैं। एक होती है 50S, एक होती है 30S। ठीक है, और ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। अब बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या आती है? बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं कि मैडम ये तो 80S हो गया और ये क्या हो गया? 100S हो गया। ये गलत है, ये चीज गलत है। अगर कोई इसको 100S बोलता है तो ये इसको गलत बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इसका नाम है। बच्चे हमेशा यहाँ गलती करते हैं, साफ साफ कहते हैं कि मैडम 60 और 40 तो कितना होता है? 100 होता है, और 50 और 30 कितना होता है? वो 80 होता है। तो ये तो आपने गलत लिखा है। तो बेटा हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखिएगा कि 80S जो यूनिट होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर 70S टाइप का होता है, जिसको आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 50S और 30S के अंदर। चलिए,
इसकी जो संख्या जो होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है, यानी कि एक सेल के अंदर ये कितने पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो सेल मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे कितना हो रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि राइबोसोम्स की जो संख्या होती है वो निर्भर करती है। ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि जब इकोलाई की अगर हम बात करें तो इकोलाई के अंदर, इकोलाई क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। जब उनके पास पोषण कम होता है, यानी उनके पास खाना कम होता है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस इतना नहीं करते हैं। एंड दैट केस जो राइबोसोम का नंबर जो होता है या राइबोसोम का जो अमाउंट होता है, ऐसी चीज में क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाना शुरू हो जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया राइबोसोम्स के बारे में। कल हम लोग पढ़ते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि राइबोसोम की जो 2 यूनिट हैं 70S, जो इसकी 2 यूनिट हैं 80S और 70S वाली, इनका आंतरिक संरचनाएं जो है वो किस तरह से होती हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।